Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter gravitation और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आपका सैटेलाइट। सो आज हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं सैटेलाइट्स के बारे में। ठीक है, सैटेलाइट्स क्या होता है? सैटेलाइट बेटा जब आपके पास में कोई एक ऐसा स्मॉलर बॉडी हो जो एक हैवियर बॉडी के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा हो या घूम रहा हो, तो उस स्मॉलर बॉडी को हम लोग कहते हैं सैटेलाइट। उस स्मॉलर बॉडी को क्या करते हैं? कहते हैं सैटेलाइट कहते हैं। और ये जब घूम रहा होता है तो ये एक स्टेबल ऑर्बिट होनी चाहिए, मतलब जहां पर घूम रहा है वो एक पाथ कैसा होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। तो हम लोग उसे कहते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट छोटी बॉडी है जो एक बहुत हैवी बॉडी के चारों तरफ घूम रही होती है। और सिंस घूम रही है और यदि एक स्टेबल ऑर्बिट में घूम रही है तो क्यों घूम रही होगी? क्योंकि यहां पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, विच इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर है? यदि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो बस कहानी खत्म। यहां से आगे आप बहुत ही इजीली आप चीजों को कवर कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट अबाउट सैटेलाइट। अच्छा, सैटेलाइट में हमारे पास में दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल के बारे में यदि मैं बात करूं तो हमारी अर्थ के लिए हमारा जो मून है वो आपका नेचुरल सैटेलाइट है। मून इज ऑल्सो अर्थ इज इटसेल्फ अ सैटेलाइट ऑफ सन। हालांकि अब कई लोग बोलेंगे सर ऐसे कैसे बोल रहे हो, अर्थ तो प्लेनेट है और मून तो सैटेलाइट है। देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है? सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि जब एक छोटी बॉडी, एक स्मॉलर बॉडी हैवियर बॉडी के चारों तरफ घूमती है तो उस स्मॉलर बॉडी को सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, हाँ। अब ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सन इज अ स्टार, उसके चारों तरफ प्लेनेट हो गए, प्लेनेट के चारों तरफ सैटेलाइट्स हो गए। नेचुरल आर्टिफिशियल वो एक अलग मुद्दा है, बात समझ में आ रही है। लेकिन सैटेलाइट की डेफिनेशन वाइज यदि हम लोग बात करें तो सैटेलाइट की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी बनती है जो मैंने यहां पर आपको कवर कराई। अब हम लोगों को सैटेलाइट्स में, अब नेचुरल सैटेलाइट आपके पास में आ गया। नेचुरल जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट हमारे पास में किसका बेटा? अर्थ का, तो वो है आपके पास में मून। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में यदि आप बात करोगे तो आपने बहुत से नाम सुने होंगे। कितने नाम आपको मालूम है वो आपको मुझे बताने हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में कौन कौन से आपको नाम मालूम है वो आप नाम मुझे बता सकते हैं, ताकि आपकी थोड़ी सी जनरल नॉलेज के बारे में हमें पता चलता रहे। ठीक है, समझ में आया पॉइंट? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोगों को जो सीखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले जो है वो है प्रोजेक्शन ऑफ अ सैटेलाइट। वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन विद द प्रोजेक्शन ऑफ द सैटेलाइट से। प्रोजेक्शन ऑफ द सैटेलाइट से जब मैं चालू करूंगा, क्या खुल गया? हाँ, ओके। सो हम लोग अपना डिस्कशन चालू कर रहे हैं बेटा सैटेलाइट के प्रोजेक्शन से। तो बेटा सिंपल सी बात यह है कि प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट के लिए यहां पर आपको दिख रही होगी ये धरती के ऊपर में ये हमारा पूरा एक सेटअप लगा हुआ है। सैटेलाइट को जब हम लॉन्च करते हैं तो उसे हम लोग बेटा रॉकेट के टिप पर रखते हैं। कहां पर रखते हैं? रॉकेट के टिप पर रखते हैं। और फिर उसके बाद में रॉकेट में लगा दी जाती है आग। अब यहां पर बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कोशिश की है कि कम से कम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दिया जाए। सो नहीं तो यहां पर यदि हम चाहते तो ओरिजिनल वाला जैसे प्रोजेक्शन होता है सो दिखाते हैं ना, वहां पे देखा होगा ना, कहां से? श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा, मालूम है ना? ओके, चलो तो हम लोग उसके लिए बात करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ अ सैटेलाइट में हम लोग मिनिमम जो बातें हैं, सबसे कम से कम जो हमें टॉपिक से रिलेट करनी है वो ये है कि किसी भी सैटेलाइट के लॉन्च के लिए मिनिमम 2 स्टेज रॉकेट की रिक्वायरमेंट होती है। इस सैटेलाइट को इस पूरे रॉकेट के टिप पर रखा जाता है, मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपका सिर्फ सैटेलाइट है। सैटेलाइट छोटा सा होता है, उसको जो ले जाने वाली जो यंत्रणा है वही बहुत बड़ी होती है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो अब इस सैटेलाइट को लॉन्च करते, मैंने क्या बोला? सैटेलाइट को लॉन्च के लिए मिनिमम 2 स्टेज रॉकेट की रिक्वायरमेंट है। 2 स्टेज रॉकेट में जो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जब रॉकेट को आग लगाई जाती है, मतलब फ्यूल को इग्नाइट किया जाता है, तो आपका ये रॉकेट जो है एक डिजायर्ड हाइट तक पहुंचता है। क्या होता है? रॉकेट में जैसे ही फ्यूल बर्न किया जाता है, तो देखो फ्यूल बर्न हुआ ना, हाँ फ्यूल बर्न हुआ, रॉकेट आपको, रॉकेट में आग लग चुकी है और रॉकेट अब ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसका ऐसा करने से क्या होता है? रॉकेट एक डिजायर्ड हाइट तक पहुंच जाता है और उसके बाद में हम लोग क्या कर लेते हैं कि रिमोट कंट्रोल से इसका जो एम्प्टी स्टेज होता है, मतलब इसके
एक पार्ट को क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब एक पार्ट यहां से डिटैच होगा, हो जा भाई, पहले डिजायर्ड हाइट तक पहुंचने दो, अभी तो दिख रही है धरती पे से रॉकेट छोटा होने तो पहले, तब हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट को क्या कर लेंगे, यहां से डिटैच कर देंगे। अब उसके पश्चात क्या करेंगे, अब देखो डिटैच हो जा, हो जा, हो जा, हो जा, हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को डिटैच कर लिया रिमोट कंट्रोल के थ्रू। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को इग्नाइट करेंगे और इसे 90 डिग्री से रोटेट करेंगे। देखो पहले ऐसे जा रहा था, अब 90 डिग्री से क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया। आपको छोटा सा दिख रहा होगा, मेरा हाथ जहां पर है, देखो ये रॉकेट चल रहा है, देखो ये सेकंड स्टेज में मैंने इसको क्या कर दिया, इग्नाइट कर दिया, 90 डिग्री से रोटेट कर दिया है और इसको एक वेलोसिटी दी जाती है। ठीक है, इसको क्या कर दी जाती है, एक वेलोसिटी दी जाती है ताकि ये कुछ डिस्टेंस कवर कर सके। ठीक है, अब देखो क्या होता है, आपको एक छोटा सा पॉइंट यदि मैं समझाने की कोशिश करूं, बहुत बड़ा सर्कल है, तो आप लोगों को काइनेमेटिक्स से कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा, फॉर अ स्मॉलर डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। फॉर अ स्मॉलर डिस्टेंस, यदि डिस्टेंस बहुत ही छोटी हो तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होते हैं, डीएस और डीआर सेम होते हैं, याद आ रहा है, काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। तो वैसा ही कुछ पार्ट है यहां पर। तो क्या हो रहा है कि बहुत बड़ी डिस्टेंस पर जाने पर काफी हद तक तो वो स्ट्रेट लाइन जैसा ही लगता है, तो वहां पर एक वेलोसिटी होती है, उसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, उसको एक वेलोसिटी दे दी, 90 डिग्री से रोटेट किया और उसको घुमाया। अब देखो यहां पर डायग्राम को आपको समझाने के उद्देश्य से इसको, धरती को काफी बड़ा बनाया, रॉकेट उसके सामने काफी हद तक दिख रहा है आपको अभी। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, सेकंड स्टेज का भी फ्यूल समाप्त हो जाएगा, उसे भी हम लोग क्या कर लेंगे, डिटैच कर लेंगे। और अब ये रॉकेट जो है वो एक ऑर्बिट के अंदर में घूमता रहेगा। अब ये रॉकेट एक ऑर्बिट के अंदर में घूमता रहेगा और रॉकेट की जो भी वेलोसिटी होगी, रॉकेट की जो भी वेलोसिटी होगी वो कहलाएगी उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। वो क्या कहलाएगी, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी यहां पर कहलाएगी। बात समझ में आई है? लॉन्च ऑफ सैटेलाइट, प्रोजेक्शन ऑफ अ सैटेलाइट। तो हम लोगों ने सेकंड पॉइंट कवर किया है यहां पर, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। अब यहां पर है ना कुछ कंडीशन होती है प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। बोलो क्या किया मैंने, यहां पर मैंने एक पॉइंट बोला, मिनिमम टू स्टेज रॉकेट इज रिक्वायर्ड, कम से कम 2 स्टेज वाला रॉकेट होना ही, मिनिमम 2 स्टेज रॉकेट इज रिक्वायर्ड। उसके बाद में क्या किया हम लोगों ने, फ्यूल इज इग्नाइटेड, फ्यूल को इग्नाइट किया, उससे क्या हुआ, रॉकेट अटेन्स अ डिजायर्ड हाइट, रॉकेट ने एक डिजायर्ड हाइट को क्या कर लिया, अचीव कर लिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में फर्स्ट पार्ट जो आपका है वो एम्प्टी हो चुका होगा, उसे हम लोग रिमोट कंट्रोल से डिटैच करेंगे एंड इसको रोटेट करेंगे, कितने से, रोटेटेड बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री से इसे रोटेट कर लिया जाएगा। 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद में फिर वेलोसिटी इज गिवन। अब ये वेलोसिटी इज गिवन मतलब क्या, ये वेलोसिटी कहां से देंगे हम लोग, यहां से बैठ के थोड़ी देंगे, मतलब वहां पर सेकंड स्टेज का फ्यूल जो है वो इग्नाइट किया जाता है, उसे जलाया जाता है ताकि उस सैटेलाइट को एक डिजायर्ड वेलोसिटी दिया जा सके। लेकिन उसके लिए भी कुछ देर तक तो रॉकेट को चलाना पड़ेगा ही नहीं चलाना पड़ेगा, तो उस समय रॉकेट को चलाया जाता है और उसके बाद में जब उसका भी फ्यूल खत्म हो जाता है तो उसे भी डिटैच कर लिया जाता है और फिर आपका सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट वहां पर बचता है। और वो सैटेलाइट आपका क्या करते रहता है, उस एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर में घूमते रहता है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर में घूमता रहता है। और इस मिनिमम वेलोसिटी को बोला जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बोल रहा हूं मैं, इस मिनिमम वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, या तो क्रिटिकल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा जाता है। ध्यान सुनना, ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो कहां पर की बात चल रही है, ये आपकी पूरी धरती है, आपका रॉकेट मान के चलो यहां पर h हाइट पर है और इस समय यहां पर ये जो सैटेलाइट और रॉकेट जो थे इनको 90 डिग्री पर रोटेट कर लिया गया है। इस समय जो वेलोसिटी यहां पर रिक्वायर्ड है, इस समय जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि ये इसमें घूम सके, ये है आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी। बात को ध्यान रखना,
कई लोग नहीं तो यहीं से ले लेंगे, यहां से नहीं लेनी है, वहां डिजायर्ड हाइट पे पहुंचने के बाद में जो क्या बोलते हैं मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर और नॉट? क्लियर? ओके। अब यहां पर एक टर्मिनोलॉजी और आएगी जिसे सिर्फ आपको अभी के लिए पढ़ना है, उसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसे यहां पर नाम दिया जा रहा है एस्केप वेलोसिटी। हिंदी मीडियम पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। अब ध्यान रखना, एस्केप वेलोसिटी में मैं क्या डेफिनेशन बोल रहा हूं और ऑर्बिटल वेलोसिटी में मैंने क्या बोली थी। ऑर्बिटल वेलोसिटी में मैं बात कर रहा था एट हाइट h पर, लेकिन जब एस्केप वेलोसिटी की बात आती है तो बेटा एस्केप वेलोसिटी इज दैट मिनिमम वेलोसिटी। ऐसे बोल दूं क्या, या फिर मैं बोलूं द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। बस ये डिफरेंस है, अर्थ की सरफेस से जब उसे हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल किया है तो वो मिनिमम वेलोसिटी, ताकि जो ऑब्जेक्ट है आपके अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के आगे निकल जाए, छोड़ के आगे निकल जाए तो उसे बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। अभी के लिए सिर्फ एस्केप वेलोसिटी को इतना सा ध्यान रख लीजिए, बाकी हम लोग बाकी करेंगे। तो हम लोग लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन, द मिनिमम वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी बाय विच the minimum velocity which is given to an object at surface of earth so that ताकि ये क्या कर जाए, इट कैन एस्केप, ये यहां से भाग जाए, फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड से छुटकारा पाके भाग जाए। ये है एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन। अब कई लोग सोचेंगे सर ये डेफिनेशन यहां पे बताने का रीजन क्या है, तो रीजन है बताने का क्योंकि हम लोगों को जो प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट कर रहे हैं तो उसके अंदर में कुछ केसेस के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, अब कुछ केसेस के बारे में जब डिस्कशन करना है तो उन केसेस के बारे में डिस्कशन करने के लिए हम लोग वापस से लौट के चलते हैं वहीं पर और आ जाते हैं। ठीक है, वही आपका सैटेलाइट प्रोजेक्ट करना था। अब देखो, सबसे पहले तो आप सैटेलाइट को डिजायर्ड हाइट पे पहुंचा लो, सैटेलाइट को डिजायर्ड हाइट पे पहुंचा लो, तो भैया सैटेलाइट आपका डिजायर्ड हाइट पे पहुंचने वाला है। अब मान के चलो, अब ये वी एस्केप पे फोकस अभी मत करो, ठीक है, वी एस्केप तो मैं बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि कुछ एस्केप वेलोसिटी नाम की एक चीज आ रही है। उसके बाद रोटेट को घुमाओ, सॉरी रोटेट को घुमाओ नहीं, इसको घुमाओ, क्या बोलते हैं इसको, सैटेलाइट को घुमाओ रॉकेट के साथ में, रॉकेट और सैटेलाइट घूम लिए, एंगल आपका 90 डिग्री बन गया, मतलब बिल्कुल सही बात है। अब इस समय यदि ये घूमेगा सर्कुलर ऑर्बिट में तो इसकी वेलोसिटी होगी क्रिटिकल वेलोसिटी। इस समय यदि ये घूमेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, क्रिटिकल वेलोसिटी रहने वाली है। लेकिन क्रिटिकल वेलोसिटी जब रहेगी तो वो कैसे घूमेगा, ये घूमेगा आपका सर्कुलर ऑर्बिट में। देखो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता हुआ क्लियरली आपको नजर आ रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में क्लियरली आपको घूमता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या जरूरी है कि हर बार आपका रॉकेट को जो वेलोसिटी मिल रही है वो क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर ही हो, कुछ और भी तो हो सकती है। इसलिए देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, पॉइंट को फोकस कीजिए। क्रिटिकल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी जब लिखी जाती है तो आप एच हाइट पर, जो डिजायर्ड हाइट पर जिस सर्कुलर ऑर्बिट में आप घुमाना चाहते हो वहां पर पहुंचाना है पहले, बीच में अर्थ की सरफेस से मत लगा देना, नहीं तो गलती हो जाएगी। ठीक है, चलो अब मैं आगे बात करता हूं। मान के चलो इस समय यहां पर जो रॉकेट है उसको जो वेलोसिटी आपने दी है, मान के चलो यहां पर इस समय इसको रॉकेट को जो वेलोसिटी दी है वो यदि एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए, तो ये जो रॉकेट है या सैटेलाइट है ये आपका क्या कर जाएगा, हाइपरबोलिक पाथ पर चला जाएगा, हाइपरबोलिक पाथ पर चला जाएगा, मतलब हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। लेकिन यदि इसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी दे दें तो एस्केप वेलोसिटी में भी वो चला जाएगा, लेकिन इस समय पाथ जो है वो पैराबोलिक होगा, जाएगा तो दोनों ही केसेस में, एस्केप वेलोसिटी से इक्वल दो या एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी दो, दोनों ही केसेस में आपका रॉकेट सैटेलाइट सब धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड को तोड़ के आगे निकल चुके होंगे। लेकिन फर्क किसका रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पाथ का। किसका फर्क रहेगा, पाथ का फर्क रहेगा। और ये पाथ का फर्क क्या है, पाथ का फर्क सिर्फ इतना सा है
कि एस्केप वेलोसिटी ज्यादा दोगे तो हाइपरबोलिक पाथ पर और इक्वल दोगे तो पैराबोलिक पाथ पर जाएगा। लेकिन मान के चलो इस समय इस रॉकेट को जो वेलोसिटी दी गई है वो आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी से तो ज्यादा है लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम है, तो उस केस में आपका जो रॉकेट है वो इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाता है। कौन से पाथ में चक्कर लगाता है बेटा? इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाता है। यहां पर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इलिप्स बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा इसमें जो पॉइंट होता है वो पॉइंट ये होता है कि जो आपका एपोजी जो बनता है, जो एपोजी वाला जो पॉइंट बनता है, इलिप्स के अंदर में दो पॉइंट होते हैं, एक होता है एपोजी और एक होता है पेरिजी, जिसे एपिहेलियन एंड पेरिहेलियन भी बोलते हैं, जिसे हम लोग आगे सीखेंगे जब हम लोग बात करेंगे कैप्लर्स लॉज पे। कैप्लर्स लॉज के टाइम पे हम लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन यहां पर अभी क्या होगा कि जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की जो हाइट है उसकी तुलना में एपोजी ज्यादा दूर होगा। ठीक है, बस ये छोटा सा पॉइंट है, याद रखने वाला पॉइंट है। हालांकि इसके अलावा एक और पॉइंट होता है कि मान के चलो यदि आपका ये जो रॉकेट है उसको जो गिवन वेलोसिटी है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी कम रह जाए तो क्या होगा? तब भी आपका जो रॉकेट एंड सैटेलाइट है वो मूव तो करेगा किसमें? इलिप्टिकल पाथ में, लेकिन वो धीरे धीरे स्पाइरल होने लगेगा और धरती पर गिर जाएगा। तो इसलिए हमेशा रॉकेट को जो वेलोसिटी दी जाएगी वो कैसी दी जाएगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर ही देनी है। यदि उससे ज्यादा दे दी, एस्केप से कम रह गई, तो वो फिर इलिप्टिकल पाथ में घूमने लगेगा, जिसका कोई मतलब है नहीं। हम लोग चाहेंगे कि वो हमारे चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूमे। ठीक है। अच्छा, ये सारे जो बातें यहां पर करी गई हैं वो आइडियल केसेस की बातें करी गई है। आइडियल का मतलब ये होता है बेटा कि हम लोग यहां पर जो एयर रेजिस्टेंस है, ये जो बहुत सारी जो चीजें अदर फैक्टर्स जो होते हैं उनको बिल्कुल भी कंसिडरेशन में यहां पर नहीं लेते हैं, और नहीं लेते हैं तो फिर तो बात कहानी एकदम सिंपल सी ही रहती है। ठीक है, आर यू श्योर? अभी भी कुछ रह गया क्या? ये दोबारा लग गया क्या? हाँ, ये दोबारा लग गया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा तो चुका हूं पहले ही। ठीक है, नाउ हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं अगले पॉइंट पर। अब यहां से आगे हम लोग एक एक चीज का डेरिवेशन, एक एक छोटी छोटी चीजों को देखेंगे। और यहां पर सबसे पहला पॉइंट आता है आपके पास में ऑर्बिटल वेलोसिटी। कौन सा पॉइंट आता है बेटा? ऑर्बिटल वेलोसिटी। पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी को फिनिश करेंगे, फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी एक बार देख लेंगे, तो फिर उसके बाद में एनर्जीज वगैरह पर भी चर्चा कर दी हम लोगों को, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो देखो ये आपका कोई भी अर्थ है सर, कोई भी अर्थ का मतलब कोई भी आपका प्लेनेट हो सकता है जिसकी रेडियस r है और इसका मास m है। तो जनरली हम लोग अर्थ के लिए ही बात करते हैं, तो रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, और हम लोगों ने क्या बोला कि भैया यहां से h हाइट पर, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ में आपका एक सैटेलाइट यहां पर घूम रहा है। ठीक है, यहां पर एक सैटेलाइट यहां पर घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो आपकी होगी, कहलाएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब आप कॉमन सेंस लगा दीजिए और थोड़ा सा सोच के बताइए क्या हो रहा है। यहां पर एक सैटेलाइट धरती के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अच्छा, इसकी रेडियस कितनी होगी जिस सर्कुलर पाथ में ये घूम रहा है? सो क्या इसकी ये जो रेडियस होगी, ये रेडियस कैपिटल आर और ये एच, आर प्लस एच रेडियस के पाथ में घूम रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो बताओ, यदि ये इसी पाथ में लगातार घूमे जा रहा है सर्कुलर पाथ में, तो आपको मालूम है सर्कुलर पाथ में घूमने की कंडीशन है क्या? There must be some centripetal force acting on the particle, then and only then it is possible to revolve in a circular path, otherwise not possible। otherwise आप पाथ को छोड़ के बाहर निकल जाओगे। सर्कुलर पाथ में यदि बने रहना है तो वहां पर एक सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए। अब ये सेंट्रिपिटल फोर्स कोई ना कोई तो देगा, और यहां पर सेंट्रिपिटल फोर्स कहां से मिलेगा? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो मैंने मान लिया यहां पर कि भैया ये जो सैटेलाइट है इसका जो मास है, सैटेलाइट का मास को स्मॉल m मान लेते हैं। ठीक है, सो एज पर द डिस्कशन आप कहोगे कि इस सैटेलाइट पर लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट विल बी इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोलो ये बात समझ में आई क्या?
छोटा सा पॉइंट मैंने बोला है, यदि आपको सर्कुलर मोशन आता है तो इसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई हैरान परेशान सा तो नहीं घूम रहा है। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन आर, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। बोलो सही है क्या? अरे यही बातें है ना कि कुछ और अलग भी है? बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहिए। अब पुट कर दो वैल्यूज को, mv² अपॉन आर। m का मतलब क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो भैया मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पर सैटेलाइट का मास है m, ठीक है, जो सैटेलाइट यहां पर घूम रहा है। v क्या है? इसकी वेलोसिटी। तो मैंने बोला इसकी वेलोसिटी को हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी बोलेंगे, तो मैंने vo लिख दिया है, उसका स्क्वायर अपॉन स्मॉल r क्या है? स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जो यहां पर देखने पर आपको r प्लस एच मिल रही है, तो आप लिख दीजिए r प्लस एच, ठीक है, खुश। इक्वल टू जी, तो जी है, m1 m2 क्या है? दो बॉडीज के मासेस, तो एक तो आपका कैपिटल M आएगा, एक आपका स्मॉल m आएगा। स्मॉल r का स्क्वायर करना है तो r प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां पर मेरे को जरा बुद्धि लगा के बताओ क्या काट सकते हो? स्मॉल m से स्मॉल m कटेगा, एक r प्लस एच से एक r प्लस एच कटेगा, और उसके बाद आपको लेना क्या है? रूट 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 स्क्वायर रूट स्क्वायर बराबर है। चलो ले लो। क्या? तो आपको मिलेगा कैसे? V0 बराबर जी कैपिटल M अपॉन R प्लस एच, और इस पूरे का अंडर रूट, इस पूरे का क्या है? अंडर रूट यहां पर आपको लेना है, ठीक है। नाउ व्हाट टू डू? देखो ये आपके पास में एक सिंपल सा फॉर्मूला तो मैंने आपके सामने दे दिया है। ये किसका फॉर्मूला है? ऑर्बिटल वेलोसिटी का। आर रेडियस ऑफ अर्थ है, एच हाइट है, कैपिटल जी और कैपिटल एम की वैल्यू आपको पहले से पता है, तो आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको अलग अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ऑल्सो जी एट हाइट एच जब लिखा जाता है तो हम लोग लिखते हैं जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? यही छोटी छोटी बातें हैं जो अंतर कराती हैं। तो यहां से देखो मैं कौन सी जीएम की वैल्यू यूज करूं यहां पर। कॉमन सेंस से खुद सोचो, कॉमन सेंस से खुद सोचो। सर वही होता तो फिर बात ही क्या है? ओके, तो मैं बता देता हूं आपको, मदद करना मेरा काम है, तो मैं बताऊंगा नीचे वाला यूज कीजिए। तो आपको मिलेगा जीएम बराबर जी एट हाइट एच इंटू आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ऐसा कर देने से क्या हो जाएगा? आपको मिलेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर अंडर द रूट ऑफ जी एट हाइट एच, जी एट हाइट एच आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। एक कैंसल हो चुका होगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी कितनी? जी एट हाइट एच आर प्लस एच। ये आपका एक्चुअल में फॉर्मूला आ चुका है। दिस इज योर एक्चुअल फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। मान के चलो, मैं यहां पर एक कंडीशन बात कर रहा हूं, इफ सैटेलाइट, मान के चलो इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, सैटेलाइट जो है वो धरती के बहुत ही ज्यादा पास में है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि h विल बी लेस देन r। और यदि मैं बोलता हूं h लेस देन r, तो इसका मतलब है कि r प्लस एच जो है वो आपका r के ही बराबर होगा। सो भैया इसको यहां पर पुट कर लीजिए। और एक और बात और रह गई बेटा, उस केस में आपका GH जो है वो भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू G आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में मैं कह सकता हूं V0 विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ GR, लेकिन मैं इसे पसंद करता हूं लिखना अंडर RG। जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। अब देखो ऐसा नहीं कि मैं अंडर रूट RG लिख रहा हूं तो मुझे कभी मेरे मुंह से GR निकलेगा नहीं, निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है, लेकिन ये आपके पास में ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ चुका है। अब यहां पर एक बात देख के बताओ, ऑर्बिटल वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है और किन पर नहीं कर रही है? ऑर्बिटल वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है और किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं कर रही है? जरा फटाफट से बताओ। क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। कर रही है क्या? नहीं। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या उसके शेप साइज पर डिपेंड कर रही है? बिल्कुल भी नहीं कर रही है।
अब एक पॉइंट और मैं बता दूं, जब इस डेरिवेशन को कर रहे हैं, अगेन हम लोगों ने आइडियल कंडीशंस को माना है, और उसके अलावा ये है कि मेन फॉर्मूला जो है ना, ये भले ही हम फॉर्मूला मान रहे हैं, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला देखो पूरा डिराइव होके यही आया था, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से देखना है। अब देखो मैं बताऊं कैसे, एग्जाम में सवाल आता है, एज द हाइट इंक्रीजेज ऑर्बिटल वेलोसिटी इंक्रीजेज डिक्रीजेज, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, और डज नॉट डिपेंड ऑन हाइट या इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट। तो अब बताओ, अब यदि मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से चलता हूं तो h बढ़ने पर ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और इस फॉर्मूले के हिसाब से चलता हूं तो h बढ़ने पर आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, मैं किन बातों को बोल रहा हूं उनको समझिए। सवाल पूछे जाते हैं, यही सवाल आपको क्या लग रहा है वो क्लियर? अच्छा, इसका डेटा भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग अभी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अंडर रूट जी आर की वैल्यू निकालनी है आपको, तब तक आप अंडर रूट जी आर की वैल्यू निकालो। जी की वैल्यू कितनी, 9.8 मीटर पर सेकंड रखो, आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर रखो, और उसको सॉल्व करके वी नॉट अंडर रूट आर जी को निकालो। लेकिन तब से पहले यहां पे बताओ तब तक कि भैया इसके हिसाब से, अगले पेज पे चलता हूं मैं, क्यों कंफ्यूजन करना है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आया है आपके पास में, जीएम अपॉन आर प्लस एच, और एक फॉर्मूला आपके पास में आया है वी नॉट बराबर अंडर द रूट ऑफ जी एट हाइट एच आर प्लस एच। अब जरा ध्यान से सुनिए, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एच इंक्रीजेज इट इंप्लाइज वी नॉट डिक्रीजेज, और इस फॉर्मूले के हिसाब से एच इंक्रीजेज वी नॉट इज ऑल्सो इंक्रीजेज। कौन सा सही है फिर, विच वन इज करेक्ट? फटाफट बताओ। अब मेरा सवाल आपसे ये था ही नहीं, मेरा सवाल तो आपसे सिर्फ इतना है, मैं तो सवाल पूछूंगा तो मैं पूछूंगा एज द हाइट इंक्रीजेज ऑर्बिटल वेलोसिटी इंक्रीजेज डिक्रीजेज, क्या आंसर दोगे मेरे को? क्या आंसर दोगे बताओ, ऊपर वाला नीचे वाला बताओ, इंक्रीजेज या डिक्रीजेज? सर हमें तो लग रहा है कंफ्यूज हो गया है, तो हमें शायद लगता है मे इंक्रीज और मे डिक्रीज दोनों भी सही हैं। भाई मैंने 4 ऑप्शन कौन से दिए थे? मैंने ऑप्शन नंबर दिया था इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, मे इंक्रीज और डिक्रीज, और चौथा है इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट। ओके, अब तो बता दो यार, एबीसीडी, एबीसीडी कहां जा रही हो, बताओ 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 बताओ। तो मैं आपको बता दूं, ये गलत है, ऐसे नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है उसका रीजन समझिए। जब आपका एच इंक्रीज होता है तो बेटा जीएच आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना उसके अंदर में। भाई एच इंक्रीज होने पर वी नॉट इंक्रीज आपको यहां से दिख रहा है, लेकिन उससे पहले सोचो ना, एच इंक्रीज होने पर जीएच क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और जीएच डिक्रीज हो रहा है तो इट इंप्लाइज जीएच आर प्लस एच ओवरऑल कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत डिक्रीज होते हुए नजर आ सकता है। आ सकता ही नहीं आ सकता है, अब हो सकता है। अब जैसे मान के लो एच और जीएच की वैल्यू, अब जैसे जिस हिसाब से एच चेंज होता है उसी हिसाब से एच जीएच भी तो चेंज होता है कि नहीं होता है। तो इसके कारण मैं यहां से प्रॉपर कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहा हूं, बट यहां से मैं प्रॉपर कंक्लूजन निकाल रहा हूं, क्योंकि जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, सिर्फ एच ही डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब एच इंक्रीज होने पर वी नॉट आपका डिक्रीज होता है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। श्योर है? चलो तब, अच्छा तब तक मैंने आपको एक काम बोला था, और मैंने काम क्या बोला था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अंडर द रूट ऑफ आर जी। अंडर द रूट ऑफ आर जी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने को मैंने बोली थी, क्या सब लोगों ने निकाल ली है या नहीं निकाली है? कई लोग बोलेंगे सर हमने तो देख ली थी, हम लोगों को तो वैसे भी याद है। लगभग देखो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड या लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड आती है, ठीक है। याद रखना मीटर पर सेकेंड नहीं है, किलोमीटर पर सेकेंड है। 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। श्योर है? अच्छा ऐसे में आपको चलते चलते आपको बता दूं, एस्केप वेलोसिटी जो आती है ना, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बस मैं बता रहा हूं। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है अंडर द रूट ऑफ 2gr, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, आपके काम ही आएगा डेटा। बस मैंने बता दिया, आगे मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कई लोग सोचेंगे अच्छा तो सर एस्केप वेलोसिटी को नहीं पढ़ाने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। ऐसे छोड़ देंगे तो आप माफ थोड़ी करोगे हमें, बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाले हो आप लोग। यस और नो? सर ऐसा थोड़ी है, हम तो माफ कर ही देंगे।
तो एक काम करो, चलो एस्केप, एक्चुअली क्या है ना, एस्केप वेलोसिटी पढ़ाने में एक इशू है। वो इशू क्या है कि आपको पहले बाइंडिंग एनर्जी समझानी पड़ेगी। क्या समझानी पड़ेगी? बाइंडिंग एनर्जी समझानी पड़ेगी। और बाइंडिंग एनर्जी मैं तब समझा पाऊंगा जब मैं आपको कुछ अलग अलग एनर्जीज के बारे में बता दूं। अब कई लोग सोच रहे होंगे तो सर फिर बुकलेट के अंदर में तो टाइम पीरियड वाला पॉइंट पहले दिया हुआ है, उससे पहले भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं टाइम पीरियड नहीं निकाल सकता, टाइम पीरियड में कैलकुलेट करा के दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि सवाल मैक्सिमम, देखो क्या होता है ना, हम लोगों को डीपीएस का भी ध्यान रखना होता है। तो डीपीएस में तभी पॉसिबल है चीजों को कर पाना, कब? जब आपके टॉपिक्स ज्यादा कवर हों, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी से बात करेंगे। हम लोग कहां से बात करेंगे? अपना जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ये बात करेंगे एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट से, ताकि डीपीएस में क्वेश्चंस बनते रहें। एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। अब एक सैटेलाइट के पास में कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है, सोचिए। तो बेटा सैटेलाइट के पास खुद का एक मास होता है, उसकी एक वेलोसिटी होती है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। किसकी बात करेंगे बेटा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। सट्टे लिट्टे तो नहीं लिखा, पढ़ लिया होगा। अब कई लोगों की होती है इंग्लिश बहुत अच्छी वाली। चलो, तो हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो सही है, हाफ एम। अच्छा वी क्या लिखूं मैं? सर वी तो गिवन ही नहीं है। बेटा आप ध्यान से देखिए, वी आपको गिवन है। कैसे सर? बेटा आपको याद होगा अंडर द रूट ऑफ जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच। अरे याद आ रहा है कुछ? अरे बोलो बोलो। बस वही है, स्क्वायर से रूट कटेगा तो आपके पास में आंसर आएगा हाफ स्मॉल एम, स्क्वायर से रूट कटने के पश्चात जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, तो इसको जरा अच्छे से जरा सजा के लिख दो। सर आप तो सजाने में विश्वास नहीं रखते थे, फिर आज क्यों बोल रहे हो? कोई बात नहीं, कभी कभी कर लेनी चाहिए कुछ चीजें। जी एम एम अपॉन 2 कैपिटल आर प्लस एच, दैट्स द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन मैं आपको बता दूं यार, ये अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है? 2 भी लिखा हुआ है, आर प्लस एच भी लिखा हुआ है ना, ये चीजें अच्छी नहीं लग रही है, सजावट के लिहाज से देखा जाए तो अच्छी नहीं लग रही है। तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, हम लोग एक और अजम्पशन ले लेते हैं कि देखो हम लोगों को मालूम है पहले से, हम लोगों ने कैपिटल आर प्लस एच को हम लोग आर मान लेते थे, याद है? तो ये आर क्या है? स्मॉल आर इज द, डायरेक्टली सीधा सीधा कहूंगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। एच क्या है? हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो सीधा काम बन जाएगा। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख रहे हैं यहां पर, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 स्मॉल आर। ठीक है, याद रहेगा क्या? फॉर्मूला याद रखना है, आगे चल के बहुत सारी चीजें आएंगी, इस पे सीधे सीधे सवाल बनेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, खुश हो गए? चलो आगे बढ़ जाओ। अगला छोटा सा पॉइंट हम लोग कर लेते हैं, और अगला पॉइंट है आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी। सर जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बता दो मेरे को, ग्रेविटेशन चैप्टर में सीखा हुआ है। कैसे लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? तो पोटेंशियल एनर्जी को आप चाहे तो यू से लिख दीजिए, या फिर पोटेंशियल एनर्जी पीई लिख दीजिए, और ये लिखी जाती है माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर वन टू। ठीक है, ऐसे ही। तो हमने मान लिया हमारे पास में एक सैटेलाइट जिसका मास है हमारे पास में स्मॉल एम, एक धरती मान ली उसका मास है कैपिटल एम। भाई जब पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है तो दो पार्टिकल्स का एक सिस्टम चाहिए, तो स्मॉल एम और एक कैपिटल एम हो गया। और डिस्टेंस को हम लोग लिख लेते हैं कितना? स्मॉल आर। सेंटर ऑफ द अर्थ से सैटेलाइट की डिस्टेंस को स्मॉल आर मान लेता हूं। तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम लोग यू से भी डिनोट कर सकते हैं, कैन बी रिटन एज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर। ओ ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला था, इसमें तो बुद्धि लगानी ही नहीं थी। तो मैंने कौन सा बोला था कि बुद्धि ज्यादा लगानी थी? लगानी थी क्या? बिल्कुल नहीं। चलो, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई। अब हम लोग बात करते हैं टोटल एनर्जी पर। भाई काइनेटिक आ गई, पोटेंशियल आ गई, तो हम लोग बात करेंगे टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अच्छा एक बात बता दूं मैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं बेटा? डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। तो टोटल एनर्जी विल बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। बोलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया था? जी
कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 स्मॉल आर। पोटेंशियल का कितना आया था? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर। दोनों को जरा सॉल्व करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर कॉमन, 1/2 माइनस का 1। अब देखो आधे में से एक को सब्ट्रैक्ट करना है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं माइनस जी एम एम अपॉन 2 आर। ये है आपका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। क्या है बेटा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला? मैं वापस लिख रहा हूं, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 आर। यस और नो? अरे बोलो सही है क्या? सर ये लिख तो दिया आपने, अब इसका करना क्या है? मैं आपको बता दूं कि इस पर बहुत सारे सवाल पूछे गए, जैसे मैं आपको यहां पर रिलेट करवाने की कुछ कोशिश करता हूं चीजों को। वो ऐसे है, देखो फिर से लिखना है, लिखना इसलिए है मेरी प्रैक्टिस नहीं है, मेरे को पेपर देने नहीं जाना है, पेपर देने आपको जाना है तो लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। लिखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फटाफट से, बिना चूचा किए, आवाज नहीं आनी चाहिए, शांति बनाए रखें। ये लिख दिए। अब नीट 18, 17 या 19, 18 या 19, 17 भी नहीं, 18 या 19 में एक सवाल आया था जिसमें ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन थे। तो अब यहां पर ध्यान देखिए, मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, क्या ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है? पहला पॉइंट। ओके, दूसरा पॉइंट, क्या मैं काइनेटिक एनर्जी के आगे माइनस का साइन लगा दूं तो वो टोटल एनर्जी बन रही है? अरे देखो और फटाफट से बताओ। यस। तीसरा पॉइंट, आहा आहा आहा, पोटेंशियल एनर्जी में 2 से डिवाइड कर दूं तो टोटल एनर्जी बन रही है। टोटल एनर्जी आ रही है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2। बोलो सही है? बोलो, ये पॉइंट बनाने और कुछ नहीं करना है। चौथा पॉइंट बताओ, और क्या सोच, देखो जो आप सोच सकते हो वो बना सकते हो। अब मैं जितने सोच रहा हूं मैं बना रहा हूं, उसके आगे यदि आप ज्यादा सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है बेटा, कोई गलत नहीं है इसमें, कोई बुराई नहीं है। माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 आर, दैट इज द आंसर। ठीक है? यस। ओके, टोटल एनर्जी हो गया। और क्या है? पोटेंशियल में 2 से डिवाइड किया जाए और इसका मॉड ले लिया जाए तो बेटा आपको मिलती है काइनेटिक एनर्जी। या मैं बोलूं कि मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब चाहे जैसे, देखो अब ये रिलेशन आपको खेलना आना चाहिए बेटा। अब इसमें कुछ है नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, भले रॉकेट पढ़ रहे हैं। कल बोलोगे सर रॉकेट ही तो पढ़ रहे हैं आज, तो रॉकेट साइंस तो है। अरे मतलब कहने का तात्पर्य समझिए, भावनाओं को समझिए, क्या कहने की कोशिश की जा रही है। यस और नो? अरे पॉइंट क्लियर है? तो भैया ये टोटल एनर्जी आ गई, आ गई। अरे आ जाओ, फिर से एक बार पूछ रहा हूं मैं, फटाफट से बताओ, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। फिर से लिखो। यार सर आप कर क्या रहे हैं यार, बार बार एक ही चीज को लिखवा रहे हो, हम तो परेशान हो गए। इसका फायदा मिलता है, फॉर्मूले याद होते हैं, इसलिए लिखवाया जा रहा है। जरा यहां पर ध्यान से देखो, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज नेगेटिव। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, यस और नो? जब भी हमारे पास में टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है तो उसका एक पॉइंट होता है, और उसका पॉइंट क्या होता है, उसमें एक पॉइंट आपको सिखाया गया यदि याद हो तो, वो ये है कि व्हेन टोटल एनर्जी इज नेगेटिव देन ऑब्जेक्ट इज बाउंड टू समथिंग। ऑब्जेक्ट इज बाउंड टू समथिंग, या फिर मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं ऑब्जेक्ट इज बाउंडेड। ऑब्जेक्ट क्या है? बंधा हुआ है। ऑब्जेक्ट क्या है? बंधा हुआ है। तो भैया यहां पर कौन बंधा होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? सैटेलाइट। आपका उपग्रह एक ऑब्जेक्ट है, एक काय है जो बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ होगा? तो अब आप रिवर्स में जाइए और रिवर्स से सोचिए। सर रिवर्स में कहां तक जाना है? आप सोचिए कहां तक आप जा सकते हैं। मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। मैं क्यों बताऊं? बार बार आप मुझसे पूछते हो। अरे बताओ। अरे भैया सैटेलाइट, अरे ये जो उपग्रह है
ये धरती से बंधा हुआ है। सैटेलाइट इज बाउंडेड टू अर्थ। बोलो यस और नो। सैटेलाइट जो है वो आपका धरती से बंधा हुआ है, तो इसका मतलब ये है, इसके कारण इसकी टोटल एनर्जी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। मान के चलो यदि मैं सैटेलाइट को इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दूं तो इसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो हम लोग उस एनर्जी को, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको देने पर, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सैटेलाइट को देने पर उसकी टोटल एनर्जी 0 हो जाए, उसे हम लोग कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। उसे हम लोग क्या कहेंगे, बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। मतलब देखो बेसिकली क्या है, ये इस इतनी एनर्जी उसको, उसके पास उधारी की पड़ी है, इतनी एनर्जी उसके पास उधारी की पड़ी है, इसके कारण वो धरती से बंधा हुआ है। भाई देखो मतलब ऐसा है कि कुछ आपने उसको दे के रखा है, लालच है उसके पास इतनी एनर्जी का। यदि उसको कहीं और से इतनी एनर्जी मिल जाएगी तो क्यों धरती का लालच रहेगा, नहीं रहेगा, चला जाएगा, धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट को रिकॉल कीजिए, सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तभी तो वो सर्कल में घूम पा रहा है, बराबर है। तो उसके पास उतनी एनर्जी है और वो एनर्जी नेगेटिव में है, इसके कारण वो धरती से बंधा हुआ है, और दैट्स द बाइंडिंग एनर्जी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी क्या आएगी, सो बाइंडिंग एनर्जी इज व्हाट, मॉड ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी व्हाट, मॉड ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, बराबर है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, तो बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो उस सैटेलाइट को धरती से बांधे रखने के लिए आवश्यक है, या उल्टा बोल सकते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी, इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। बट यहां पर एक स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिख लेना, ये हमारे पास में तब आ रही है व्हेन सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग, जब आपका जो सैटेलाइट है रिवॉल्विंग एट हाइट एच, एट हाइट एच। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यदि आपका सैटेलाइट घूम ना रहा हो और अभी इस समय धरती पर हो, भाई धरती से भी तो, भाई सैटेलाइट वहां तक पहुंचा तो गया तो धरती से ही था ना, गया कहां से था, धरती से ही था। तो जब धरती से निकला तो उससे पहले वो कहां पर था, रेस्ट पर था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, सर नहीं समझा तो मैं आपको समझाता हूं। पहले इस बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले को कंप्लीट कर लीजिए। तो बेटा बाइंडिंग एनर्जी जो आएगी वो आएगी आपकी पॉजिटिव, तो आप लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। इसको ध्यान रखना, ये कब लिखा जा रहा है, जब सैटेलाइट आपका एच हाइट पर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। लेकिन मैं यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन बता रहा हूं जो आपको आगे काम आएगी। व्हेन सैटेलाइट, when satellite is at rest on surface of earth, तो इस समय इसकी बाउंडिंग एनर्जी, इस समय इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है ये आपको बतानी। तो भैया देखो सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट ये है कि बाइंडिंग एनर्जी इज द मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, बराबर है, यस और नो। एंड टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भैया हमने सबसे पहले चालू किया, आपसे पहला पूछा काइनेटिक एनर्जी, आपने लिखा फॉर्मूला सर जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो 0 है, क्यों, सैटेलाइट इज एट रेस्ट, तो ये 0 आ गई। अच्छा दूसरा मैंने पूछा आपसे पोटेंशियल एनर्जी, आपने बोला इसमें क्या दिक्कत है, माइनस का Gm1 M2 अपॉन R12 लगा देता हूं। देखो कॉन्सेप्ट सिंपल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, स्टेप्स को फॉलो कीजिए, बस स्टेप्स को फॉलो करोगे तो डांस सीख जाओगे। पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस जी M1 M2, तो एक तो M है आपका धरती का और एक M है सैटेलाइट का। धरती बड़ी है तो उसका M बड़ा है और सैटेलाइट छोटा है तो उसका M छोटा है, अपॉन, अच्छा धरती पर रखे हुए ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस कितनी आएगी, क्या ये कैपिटल R आएगी, सोचो और बोलो फटाफट। भाई स्मॉल आर जो लिख रहा हूं स्मॉल R12 वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर्स ऑफ द बॉडीज। अब यहां पर एक बॉडी कौन है, एक बॉडी है आपकी धरती और दूसरी बॉडी कौन है, वो सैटेलाइट। सैटेलाइट अर्थ की तुलना में क्या है, बहुत ही छोटा सा। अब सैटेलाइट कितने होते हैं, हम लोग बना रहे होते हैं सैटेलाइट्स को, बराबर है ना, बहुत से सैटेलाइट बनते हैं,
अच्छा, इंसान बना रहा है ना आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को, तो थोड़ी कोई ऐसे कि बहुत बड़ा है, अर्थ के सामने तो अभी भी छोटा सा ही है, नहीं तो फिर वो सैटेलाइट क्यों होता? क्योंकि सैटेलाइट की डेफिनेशन ही खुद कहती है कि वो छोटी बॉडी जो बहुत बड़ी बॉडी के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है एक स्टेबल ऑर्बिट में, उसे सैटेलाइट कहते हैं। तो भाई सैटेलाइट तो बनता ही तभी है, तो अब उसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? इक्वल्स टू रेडियस ऑफ दी अर्थ। मतलब आप ऐसे समझिए, इतनी बड़ी धरती पर एक ऐसा छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है, दिखा नहीं है पॉइंट, तो थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपकी सहूलियत के, इसको जूम करके, ठीक है। तो इस हिसाब से कहानी चल रही है। तो अब आप इस कहानी में समझ पा रहे होंगे कि इसमें मैं कैपिटल आर क्यों रखा है। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी इतनी आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी जो भी आई है, मैं तो आपका काम करूंगा कैसे? टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी आई? 0 प्लस इसको करने पर माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर। तो अब यहां से मुझे बताइए बाइंडिंग एनर्जी कितनी लिखूं? बाइंडिंग एनर्जी व्हाट? मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का मॉड लेना है, मतलब आ जाएगी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो धरती पर रेस्ट पर है, उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी होती है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर। मतलब सवाल आपसे पूछ सकता है कि अ पर्सन हुज वेट इज 100 kg, व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी? यस, ये सवाल बन सकता है, पूछेगा नहीं वो एक अलग बात है। तो सर उसको करेंगे कैसे? भैया सिंपल है, कैपिटल जीएम की जगह जी आर स्क्वायर लिख लो, क्योंकि धरती के सरफेस पे हो। तो जी आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा। अरे बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा? तो फिर क्या बच जाएगा? जी आर बच जाएगा, एम बन जाएगा, एम जी आर आ जाएगा। अरे बोलो, तो वहां से आप बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हो। बहुत आसान हो जाएगा एम जी आर बनने के बाद तो। अरे बोलो, हाँ, यस, श्योर हैं? तब आपको पता लगेगा कि बाइंडिंग एनर्जी का आंसर जो आ रहा है वो कितना बड़ा आंसर आ रहा है जूल में, कितना बड़ा आंसर आ रहा है जूल के अंदर में। तो इसके कारण उतनी एनर्जी दे पाना तो पॉसिबल होता नहीं है, तो इसलिए हम लोग हमेशा धरती से बंधे ही रहते हैं, ठीक है। इतना आसान नहीं है धरती से छुटकारा पाना। यदि आप, कई लोग सोचते होंगे ना कि धरती सपाट है, हम चलते हुए एक दिन धरती से गिर जाएंगे, तो बेटा नहीं गिरोगे। यदि आप उछल के ऊपर भी आ जाओगे तो धरती आपको वापस खींच लेती है। क्यों खींच लेती है? क्योंकि आपको उसने, धरती ने इतनी एनर्जी उधार दे रखी है। भाई देख लो, आप 100 किलो के हो ऐसा माना, ठीक है, तो जीएम की जगह मैंने लिख दिया जी कैपिटल आर स्क्वायर। क्यों जी आर स्क्वायर क्यों लिख सकता हूं? जी इज द वैल्यू ऑफ एट सरफेस ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर। एक आर से एक आर उड़ा दीजिए, तो ये आपके पास में एम जी आर बच रहा है। अब देखो, ये एम जी आर, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी धरती ने आपको उधार दे रखी है, जिसके बदौलत आप धरती पे हो। धरती को लौटा दो इतनी एनर्जी और चले जाओ जहां मन में आए। अरे बात समझ में आ रही है? श्योर? ओके। So that is the binding energy of a body on the surface of earth, and also it is at rest. Also it is at rest. अब हमारा अगला टॉपिक आता है और वो है आपका एस्केप वेलोसिटी। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी जरूरी है। जब तक आपकी को डेफिनेशन पता नहीं होगी तो आप प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाएंगे चीजों को। मतलब क्या है सर? The minimum velocity, the minimum velocity, minimum velocity by which an object should be projectile so that it can escape from Earth's gravitational field, धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बाहर निकल जाए। उतनी मिनिमम वेलोसिटी कहां पर देनी है बेटा आपको? फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ। लिखा नहीं है क्या मैंने? द मिनिमम वेलोसिटी बाय विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्रोजेक्टाइल। ओ, यहां पर रह गया, यहां पर लिख रहा हूं फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। इस बात को जरूर ध्यान रखना, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी को मैं मिस कर गया।
द मिनिमम वेलोसिटी बाय विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ सो दैट इट कैन एस्केप फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो भैया ये वो वाली वेलोसिटी जो है उसे हम लोग कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। उसे क्या कहेंगे? एस्केप वेलोसिटी। तो इसका मतलब देखो ये है, सिंपल सी बात है, ये धरती है, ठीक है, और यहां पर अपने एक महाशय खड़े हैं, ठीक है। अब यदि ये महाशय यहां पर खड़े हैं, मैंने बोला ये महाशय हैं एट रेस्ट, विरामावस्था में हैं, और मुझे इनको एस्केप कराना है, तो आपको क्या क्या बोला गया है कि इनको कुछ तो भी वेलोसिटी दे दो, और वो वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए ताकि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। मैंने माना इन महाशय का जो मास है, द्रव्यमान, वो स्मॉल एम है, लेकिन सोचो ये महाशय तो अभी धरती से बंधे हुए हैं, तो इसका मतलब इनके पास में एक बाइंडिंग एनर्जी, उधार वाली एनर्जी है, कितनी होगी? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, बराबर है इतनी एनर्जी इस समय इसके पास में है, यस और नो। तो आपको इतनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी ताकि ये यहां से निकल जाए, और जब आप एनर्जी इसे दोगे तो वो कौन से फॉर्म में दोगे? काइनेटिक, बराबर है। यदि मुझे आपका गाल गर्म करना है तो आपको हीट देनी पड़ेगी। हीट देने के कितने तरीके हैं? एक तो मैं माचिस लगा दूं आपके गाल पे, बराबर है, या काइनेटिक एनर्जी दे दूं। बात समझ में आ रही है? तो कोई ना कोई तरीका अपनाना है। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी का तरीका क्यों अपनाया गया है? क्योंकि हमें वो वेलोसिटी के फॉर्म में चाहिए। यदि मैं नीचे आग लगा दूंगा तो वो हीट के फॉर्म में आ जाएगा, मुझे स्पीड नहीं मिल पाएगी। अब कई लोग बोल रहे होंगे सर आग लगा दो, क्या दिक्कत है? हम लोग उसके थर्मल के फॉर्मूले लगा लेंगे और √3kT/R और वो लगाते बैठेंगे बेटा, लेकिन वहां पे फिर आपके पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने में परेशानी हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह वो तो हम लोग, थर्मोडायनेमिक्स तो बाद में आता है चैप्टर, और ग्रेविटेशन पहले आ रहा है, और ग्रेविटेशन से पहले काइनेटिक एनर्जी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हमारे पास में यही तरीका ज्यादा सूटेबल है। ओके, समझे? तो भैया हमने बोल दिया काइनेटिक एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी के बराबर कर दो, क्योंकि ये उसके पास है, इतनी मैं यहां से दे देता हूं, तो दे दो। तो मैंने बोला हाफ एम, एम इज द मास, किसका? व्यक्ति का, महाशय का। एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर बाइंडिंग एनर्जी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर। सो अब आप देख लीजिए, इसमें स्मॉल एम कट जाएंगे, और वीई का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 2g कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर, और इट इम्प्लाइज, देखो एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर 2gm की जगह मैं लिख सकता हूं gr स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, एक आर से एक आर को काट सकता हूं, तो बेटा एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर जो है वो आपको 2gr मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला स्क्वायर रूट लेने पर अंडर द रूट ऑफ 2gr आएगा, और ये फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूं। इसकी वैल्यू सॉल्व करके 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आने वाली है, यस और नो? क्या ये समझ में आया? अब कई लोग बोल रहे होंगे सर बुकलेट के अंदर में पहले एस्केप पढ़ा दिया, इसमें बाद में पढ़ा, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो मुझे ये अच्छा लगा पढ़ाते समय सीखो, देखो क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें हमारे लिए भी तो कुछ रखना है। यदि सब कुछ ही बुकलेट में मिल जाएगा तो फिर हम क्या पढ़ाएंगे? कुछ तो छोड़ो हमारे लिए। तो वही हमने हमारे लिए रख लिया था, और इतना हमने आपको पढ़ाने की कोशिश करी, ठीक है। सो यहां तक के सारे फॉर्मूले बेटा आपको याद होने चाहिए। बेटा आज कहां से शुरुआत करी? आज हमने पहले सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट एक छोटी सी बॉडी जो बड़ी बॉडी के चारों तरफ घूमती है, फिर उसको हम लोगों ने लॉन्च किया, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। तो प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट जब करते हैं तो हमको 2 स्टेज रॉकेट की रिक्वायरमेंट होती है। पहले रॉकेट सीधा जाता है, फिर 90 डिग्री पे मुड़ता है, उसके बाद में उसको एक मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ती है ताकि वो वहां पर घूम सके। वो मिनिमम वेलोसिटी जो है जो रॉकेट को दी जानी चाहिए ताकि रॉकेट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम सके, उसे बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ऐसा हो सकता है कि हम रॉकेट को ज्यादा दे दें, कम दे दें, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, तो उसके कारण हमारे पास में कुछ केसेस निकल के आते हैं, और उन केसेस को हम लोगों ने क्या किया था, उन केसेस को मैंने यहां पर आपके सामने दिखाया है, ठीक है। यदि क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर है तो बेटा जो आप रॉकेट को वेलोसिटी दो क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर है तो आपका सर्कल बनेगा। क्रिटिकल वेलोसिटी बड़ी है लेकिन एस्केप वेलोसिटी से छोटी है तो इलिप्स बनेगा, और
एस्केप वेलोसिटी के बराबर है तो आपका पैराबोला बनेगा, और एस्केप वेलोसिटी से भी बड़ी है तो हाइपरबोला बनेगा। और जब हाइपरबोला बनेगा तो वो अब दूर अंतरिक्ष में किसी एक वेलोसिटी से चलती रहेगी, और वो जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी तो उसे भी हम लोग आगे चल के कैलकुलेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले क्या है, हम लोगों को कुछ लॉज वगैरह कंप्लीट करने, मतलब कैपलर्स लॉज वगैरह वो सब पढ़ लेते हैं, ताकि आपके पास में बहुत सारी चीजें करने को हो जाएं और हम लोग उन्हें डिस्कस कर पाए। मतलब देखो क्या है, अभी आपका जो ये है पाथ है, जैसे आपका जो सूर्य है, सॉरी सूर्य नहीं, धरती, धरती सूर्य के चारों तरफ किस पाथ में घूमती है? एलिप्टिकल पाथ में। क्या ये आंसर आपको पता था? मैं उम्मीद करता हूं सबको पता होगा, कोई ही शायद ऐसा एक आधा ही बिरला स्टूडेंट होगा जिसको नहीं पता हो। है क्या? ज्योग्राफी थोड़ी तो पढ़ी है ना, अरे बचपन में थोड़ी थोड़ी सी। हाँ तो वही है। तो ये एस्केप वेलोसिटी से बड़ा है तो ऐसे, और छोटा होगा तभी भी इलेप्टिकल पाथ में ही घूमता है, लेकिन वो बाद में क्या है, धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो इलेप्टिकल पाथ से धीरे धीरे वो स्पाइरल होते हुए धरती पर गिर सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या है भैया जो बात रह गई मेरे पास, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े, एनर्जीज के बारे में बात करी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² लगाई, सॉल्व किया, आंसर निकाला, कितना आंसर आया था? gmm/2r। फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाली, -gmm/r निकाली, बराबर है। फिर दोनों को निकाला, टोटल किया, टोटल एनर्जी आई, कितनी आई? -gmm/2r। फिर मैंने कुछ रिलेशंस बताए, फिर मैंने बोला कि जो टोटल एनर्जी आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज बाउंडेड। यदि ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो उसको मुक्त करना पड़ेगा, आजाद करना पड़ेगा, और आजाद करने के लिए आपको जो एनर्जी देनी है वो आपकी बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी भी जो है वो सैटेलाइट के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो दो केसेस पर बात करते हैं। एक, जब सैटेलाइट आपका ऑर्बिट में घूम रहा है, और एक मान चलो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए भी वर्क कर सकते हैं, तो वो जमीन पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट पर है, तो उसके लिए निकालते हैं। तो दोनों में अंतर आता है, बराबर है। वहां से यहां से क्या, ऑब्जेक्ट जब आपका धरती पर है तो बाइंडिंग एनर्जी अलग, और जब आपका ऑर्बिट में है तब आपकी बाइंडिंग एनर्जी अलग आती है। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले में कितने का अंतर आता है? 2 का अंतर आता है। धरती पर gmm/R आ जाती है, जबकि वहां पर आपके पास में gmm/2 स्मॉल r आ रही थी। यस, फॉर्मूले का डिफरेंस समझ लेना। बाइंडिंग एनर्जी एट हाइट h, 2 बार बोल रहा हूं, gmm/2 स्मॉल r, क्यों? क्योंकि r प्लस h कंसीडर करना है, और यदि ऑब्जेक्ट धरती के सरफेस पर है तो gmm/R। ध्यान रखना छोटी छोटी बातों का, फॉर्मूले बेस्ड सवाल होते हैं। यदि मैं एक भी सवाल नहीं भी करवाऊं तो भी आप सवाल कर सकते हैं। अब सवालों को ढूंढ ढूंढ के करना, फॉर्मूले डालने बस आपको, और कुछ भी नहीं करना है। फिर बाइंडिंग एनर्जी से हम लोगों ने एस्केप वेलोसिटी सीखी। एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, क्या? द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ पार्टिकल शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। धरती की सरफेस से आपको उसको क्या कराना है? प्रोजेक्टाइल कराना है, ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को खत्म करके आगे निकल जाए। तो उस मिनिमम वेलोसिटी को बाइंडिंग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। धरती पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो बंधा हुआ है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी सरफेस ऑफ द अर्थ पे कंसीडर करनी है, उसको इक्वेट कर देना है काइनेटिक एनर्जी के। क्यों काइनेटिक एनर्जी ली उसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया। सबको सॉल्व करके आपके पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आया √2gm/r, या हम लोग कह सकते हैं √2g R। जी कहां पर? सरफेस ऑफ दी अर्थ पर। अब ये मैंने अर्थ के लिए किया है, बिल्कुल सिमिलर कैलकुलेशन आप किसी भी प्लेनेट के लिए कर सकते हो और इजीली कर सकते हो। ठीक है, सो बेटा आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए